एसी चला यार, बहुत गर्मी लग रही है। भाई एसी चलाने से और गर्मी होगी। वो क्यों? क्योंकि अंकित ये जो एसी आप यूज करते हो इसमें से कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोला जाता है, और उससे आपका ये ओजोन में जाके इट इंक्रीज द टेम्परेचर, और जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे बोलते हैं उससे हमारा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एसी अगर अभी आपको ठंडा कर रहा है, पर आने वाले टाइम में ये और गर्मियां बढ़ाएगा। पंखा चला लूं? पंखा चला लो। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शो। और आज जिनको मैं बुलाने वाला हूं उनसे मैं हमेशा बचता बचाता आया हूं। तो चलिए आइए मिलवाता हूं गौरव जी से। गौरव जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है और इसका हमारी लाइफ में क्या महत्व है। तो अंकित, बायोडायवर्सिटी अगर हम एकदम बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो बायोडायवर्सिटी दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड डायवर्सिटी। बायो मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप एक तरीके से समझने की कोशिश करो तो बायोडायवर्सिटी को हम एज अ होल समझ सकते हैं कि ये वैरायटी है लाइफ की। अगर हम इसकी बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे तो आपने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में बायोडायवर्सिटी की, तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एक साइंटिस्ट ने एक तरीके से इसको प्रॉपर्ली समझाया है। दैट इज हिज नेम इज पॉल एहलरिक। तो मैं आपको अगर एकदम लेमैन तरीके से समझाऊं कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो उन्होंने दिस साइंटिस्ट पॉल एहलरिक ने क्या किया था, उन्होंने हमारे एक पूरे इकोसिस्टम को उनने उस इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन की तरफ तरीके से मतलब एक कंपेयर किया था कि एक हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक एरोप्लेन है, और एरोप्लेन के अंदर जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे अब सीट्स होती हैं, विंग्स होते हैं, उसके इंजन्स होते हैं, और एक छोटे से छोटा अगर नट बोल्ट भी है, तो उन्होंने कहा था जितने भी एरोप्लेन के पार्ट्स हैं उन्होंने उनको बोला था कि ये बायोडायवर्सिटी। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझाई थी कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेन एक नॉर्मल फ्लाइट में है, मान के चलो, और वो अपनी नॉर्मल फ्लाइट से उड़ रहा है, और किसी रीजन से धीरे धीरे उस एरोप्लेन में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है, खराबियां आने लगती हैं, जैसे कोई इंसान अगर अंदर बैठे हुए हैं तो उन्होंने धीरे धीरे उसके कुछ पुर्जे निकालना स्टार्ट कर दिए, कोई नट खोल दिया, जैसे मान के चलो, हाँ, एक नट खोल दिया, हाँ। ठीक है। और तो आप देखोगे कि जैसे अगर हमारा एक एरोप्लेन है, अगर उसमें से आप एक आध नट निकाल भी दोगे तो उससे एरोप्लेन की जो उड़ान है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बट धीरे धीरे जैसे आप अगर मान के चलो कि कुछ सीटें निकाल देते हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कुछ टर्बुलेंस आने लगती है। हाँ, हमारा इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी इसी तरीके से काम करता है कि अभी शायद हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे स्पीशीज जाती जा रही है, पर आने वाले टाइम में हमारा जो इकोसिस्टम है वो जैसे एक एरोप्लेन की उड़ान में टर्बुलेंस आने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे वो धीरे धीरे स्पीशीज जाती रहेंगी, जैसे उसके पार्ट्स निकलते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टर्बुलेंस इतनी ज्यादा होगी कि वो पूरा एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। इन द सेम वे हमारा जो इकोसिस्टम है, वो हमारा जो पर्यावरण है, वो एक तरीके से उसी तरीके से काम करता है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ये बायोडायवर्सिटी। तो हर एक बायोडायवर्सिटी का एक अपना एक अहम किरदार है, जैसे हर एक पार्ट एक एरोप्लेन में एक भूमिका निभाता है, उसी तरीके से एक एरोप्लेन की भी हर एक मतलब एक इकोसिस्टम में भी एक स्पीशी कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। अगर वो धीरे धीरे खत्म होती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और कोई लाइफ बचेगी नहीं हमारे यहाँ। हम भी नहीं ऑब्वियसली। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी की, बायोडायवर्सिटी है तभी हम हैं। अगर बायोडायवर्सिटी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे आज की डेट में हमारे पास हम जो भी यूज करते हैं, जो भी खाते हैं, जो पीते हैं, जो पहनते हैं, जो मेडिसिन यूज करते हैं, सब बायोडायवर्सिटी का ही पार्ट है। जैसे मैंने एक चीज सुनी है कि जो बी होती है, मधुमक्खी जिसे हम कहते हैं, अगर वो खत्म हो जाएगी तो ह्यूमन भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे, मतलब देखो, आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा, अगर मैं हल्का सा साइंस, अंकित आई डोंट नो तुम साइंस इस तरीके से, बट हाँ मैं एकदम लेमैन तरीके से समझाता हूँ। तो हमारा जो पूरा एक इकोसिस्टम है, जो हमारा जो पर्यावरण है, ठीक है, वो एक दो चीजों के ऊपर काम करता है, एक एनर्जी और फूड। ठीक है, एनर्जी की साइकिलिंग होती है और फूड की साइकिलिंग होती है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने मेरे से पूछा कि अगर मधुमक्खियां चली जाएंगी तो क्या होगा, मैं कहता हूं कि इवन मैं ये चीज मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये चीज दावा किया है कि इन केस ऑल द बटरफ्लाइज और हनी बीज अगर खत्म हो जाती हैं तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years
ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। बट हाउ? द थिंग इज कि ये जो बीज और ये जो बटरफ्लाईज होती हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इकोसिस्टम में। ये हमारा सारा जितना भी हम खाना खाते हैं आज की डेट में, ये हमें ये प्रदान करती है। अगर ये नहीं होंगी, ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करती हैं जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन इज मेनली कि जब पॉलिनेशन, अगर मैं और बेसिक तरीके से समझाऊं तो ये रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, तब जाके प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, तब जाके सीड बनता है, तब जाके आप बात कर सकते हो। ये प्रोसेस ये बीज और हनी बीज सॉरी एंड बटरफ्लाईज करती हैं। और मेनली 90% ऑफ द पॉलिनेशन इज डन बाय दीज इंसेक्ट्स ओनली। तो अगर ये नहीं होंगी तो हमारा खाना नहीं बनेगा, हमारा खाना नहीं बनेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, और अल्टीमेटली विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। तो हर एक स्पीशी में, जैसे बता रहा था, हर एक स्पीशी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कोई भी एक स्पीशी उठा के बात करो तो उसका एक इकोसिस्टम में एक रोल है, और वो रोल अगर आप किसी तरीके से वो खत्म हो रहा है तो हमारा इकोसिस्टम में वही जिसके बारे में बात कर रहा हूं, टर्बुलेंस आती रहेगी, टर्बुलेंस आती रहेगी, बढ़ती रहेगी, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, और देयर इज चांसेस कि इट मे कोलैप्स इन द फ्यूचर। तो गौरव जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे कि ये एनवायरनमेंट है और ये बायोडाइवर्सिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बर्बाद करने में एक ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का कितना बड़ा हाथ है? अंकित, मैं ये बोलूंगा कि आप हाथ की बात कर लो, लात की बात कर लो, सब आंख नाक मुंह सभी इंसानों का ही। तो अंकित, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में एक टर्म होता है भागना, और एक टर्म होता है बेतहाशा भागना। तो आज की डेट में हर कोई, अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा अगर ईगल व्यू से देखें चीजों को, तो हर एक नेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ भाग रही है, और उस डेवलपमेंट में भागने में वो एक तरीके से, आई वुड से, बेतहाशा वो भाग रहे हैं। बेतहाशा भागना मतलब ये होता है कि आप एक डायरेक्शन भागते हो और आपने आसपास की जो चीजें हैं वो आप नजरअंदाज करते हैं। तो ये जो ह्यूमंस हैं, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और इस डेवलपमेंट की दौड़ में हम अपने जो आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम जितनी भी, आप डेवलपमेंट के नाम पर जितनी भी इंडस्ट्रीज बन रही हैं, एग्रीकल्चर सेटअप बन रहे हैं, आपके जितनी भी नई नई कंपनीज खड़ी हो रही हैं, या फिर आप किसी भी सेक्टर में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो इसमें हम एक तरीके से हम उस पे इतना तवज्जो दे देते हैं, इतना फोकस कर देते हैं कि हम जो हमारे आसपास जो चीजें जो खत्म हो रही हैं, जो हम जिस चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम बहुत बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमारा पर्यावरण भी उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट इन दिस रैपिड रेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इनका हाथ है कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्ट्रॉय करने में? पॉपुलेशन, जैसे अब ये तो वही है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, रहन सहन बढ़ेगा, हाँ, घर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, ओवर यूज होगा हर चीजों का। तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा रीजन है आज की डेट में जो हमारा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा एक कॉज है। जैसे लोग इस चीज पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि चाइना को चलो इंडिया ने कम से कम पॉपुलेशन इसमें में बिल्कुल तो भी प्राउड तो फील करने का कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये हमारे लिए एक तरीके से एक बहुत अच्छी खबर नहीं है अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको पता ही है हमारे सारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और अगर हम इसी तरीके से अपना कंजम्पशन रेट बढ़ाते रहेंगे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी कंजम्पशन रेट भी बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में शायद हम अपने पॉपुलेशन को सस्टेन ना कर पाए। तो एक टर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, वो उस बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए rather than increasing our population। तो ये संकेत, ये मैं बोलूँ। तो गाइस, अब मैं बायोडाइवर्सिटी की एक किताब खरीदने वाला हूँ और इसके ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी करने वाला हूँ और एग्जाम भी देने वाला हूँ। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव जी, जैसे आप बता रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ह्यूमन बीइंग्स कब तक, मतलब आपको लगता है, खत्म हो जाएंगे सर? देखो अंकित, कोई स्पेसिफाइड टाइम बताना प्रैक्टिकल नहीं है। हम एक तरीके से ऐसे नहीं कह सकते कि इस टाइम हम सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे, ये करना सही नहीं होगा, और ये कोई ऐसे साइंटिफिकली हम कह भी नहीं सकते। पर कुछ भी एकदम चीजें बहुत अनसर्टेन है। अगर खत्म होने को तो क्या पता हम कुछ पलों के बाद ही खत्म हो जाएंगे।
और क्योंकि आपको पता है कि नेचर इज सो अनप्रिडिक्टेबल राइट नाउ। आपने देखा कोविड, बिल्कुल। आप कोविड को शायद एक बीमारी के तरीके से देखते हो, पर मैं उसको एक अलग तरीके से नजरिए से देखता हूँ। कोविड एक आप कर्मा पे बिलीव करते हो? बिल्कुल करता हूँ मैं। करते हो ना? बिल्कुल। तो जब ह्यूमंस ने हम मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी है, जब उसने कुछ ना कुछ उसमें दखल अंदाजी करी है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस फेस होता है, उसका मतलब नेचर विल बाउंस बैक इन दैट। कोविड एक तरीके से आप लोगों को एक लगता हो, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव से एक बीमारी लगती होगी, पर मेरा जो नजरिया है, मैं उसको एक तमाचे की तरीके से देखता हूँ कि एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक ये बहुत खड़ा तमाचा है। क्योंकि कोविड में मतलब आपको पता होगा कैसे स्टार्ट हुआ था। एक ये बैट से एक जो कुछ वायरसेस ह्यूमंस तक पहुंचे, तो बैट्स एक अगर हम थोड़े ऊपर बाहरी तरीके से देखें तो ह्यूमंस का खाना बैट्स नहीं है। जब भी अगर हम एक फूड चेन, जिसे हम खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, अगर हम फूड चेन अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं हरे पौधे, उसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं, फिर आपके कार्निवोर्स आते हैं, उस तरीके से। तो वी बिलोंग टू कार्निवोर एक तरीके से, और यू कैन से ओमनिवोर्स। तो हमारे अगर हम फूड चेन में देखें तो कहीं भी हमारे बैट्स हमारे खाने में कभी है ही नहीं। और अगर हम फूड चेन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक वो जो थ्योरी ऑफ कर्मा, तो कोविड भी इसी तरीके से था। और कोविड ने दुनिया को दिखाया कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ेंगे, जो कि हमने सबने देखा। आपने देखा होगा कोविड में सारे बड़े बड़े राष्ट्र एक तरीके से कैसे एकदम से मायूस हो गए थे, और हम पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी जानें गई थी, और बड़े बड़े जो हम साइंस के बारे में बात करते हैं, सबने एक तरीके से घुटने टेक दिए थे ये एक वायरस की तरह, वायरस की वजह से। तो हम यही कह सकते हैं कि एक हम कह नहीं सकते कि कब चीजें खत्म हो जाएंगी, पर अगर हम आने वाले टाइम में बायोडाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट ना करें और उसको एक इम्पोर्टेंस तरीके से ना देखें, तो चीजें शायद कभी भी एकदम जैसे ये चीजें खराब होनी शुरू हुई हैं, कितना समय हो गया आपके हिसाब से ये चीजें शुरू हुई है खराब हुई? जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी आज की डेट में अगर आप देखो, एक अर्थ को आप एक समझने की कोशिश करो कि ये हमारी माँ है, तो आप क्या अपनी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी माँ किसी वजह से हम बीमार होती हैं, तो क्या आप वेट करते हो कि आप पूरी बीमार हो जाओ तब मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं, आप कोई सिम्टम्स देखते हो उसमें, और आप तभी के तभी उसको डॉक्टर के पास ले जाते हो और उसको ठीक करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल, हमारा अर्थ भी एक उसी तरीके से, एक अगर हम उसको अपने माँ बाप की तरीके से समझें तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे आज की डेट में पॉल्यूटेड एयर, ठीक है, आपकी बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि एक बीमारी को एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। और अगर हमने इसको तभी अभी के अभी इसको टैकल नहीं किया, इसको एड्रेस नहीं किया, तो आने वाले टाइम में आप समझ ही सकते हो मैं किस चीज के बारे में संकेत दे रहा हूं। गौरव जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंसान जो है ना इतना सेल्फिश हो गया है, इतना वो हो गया है इगोस्टिक। जब तक उसको लगता है जब तक घर में सेफ है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, घर में सब सेफ होना चाहिए, बस दैट्स इट, उसके लिए इतना काफी है। उसे ये नहीं पता कि भाई बाहर से ही तो घर में बीमारियां आ रही हैं, वहीं से तो इफेक्ट होगा। लोगों को ये लगता है कि पहले मेरा घर ठीक रहे, मैं ठीक रहूं, बस दुनिया जाए भाड़ में। जिन लोगों को कोविड हुआ था, जिन्होंने सरवाइव किया था, उनकी फैमिली से आप जाकर के पूछिए कि उनकी क्या हालात हुए। जो लोग घर में सेफ है उनको पता है क्या लग रहा है? कोविड कुछ नहीं था, बस छोटी सी एक खांसी जुकाम था, दैट्स इट, और कुछ नहीं था। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, जिनके बिजनेस खत्म हुए, जिन्होंने अपने नियर्स एंड डियर वंस को खोया, उनसे आप पूछिए कि क्या एक कोविड था। और आने वाले टाइम में अगर हम बायोडाइवर्सिटी और नेचर को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में, ये कोविड तो एक छोटा सा एक ट्रेलर था, आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसे ज़ूनोटिक डिजीज आ सकती हैं जिससे शायद ह्यूमन का पूरा सफाया, पॉपुलेशन का सफाया हो जाएगा। सबसे बढ़िया कोविड में एक चीज मैंने देखी कि जब इंसान अपने घरों में बनते तब जानवर फ्री होके घूमते थे। ये मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी, और पहले मेरे हिसाब से होता ही ये था। जब हम इंसान इतने डेवलप नहीं थे तब हम शायद घरों में ही रहते थे और जानवर बाहर घूमते थे। अब जब हम डेवलप हो चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन तादाद ज्यादा बढ़ती जा रही है,
उस हिसाब से जानवर कम होते जा रहे हैं और हम जानवर बढ़ते जा रहे हैं। आपने डेटा भी देखा होगा, मतलब दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ये चीज हाईलाइट हुई थी जब कोविड के टाइम, जब सारे लोग अपने घरों में थे, तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल बहुत ज्यादा सुधर गया था। इट वाज शोइंग गुड एयर क्वालिटी। तो गौरव जी, आप मुझे ये बताइए कि मैंने सुना आप काफी अच्छे आपने पीएचडी की हुई है स्नेक्स रिसर्च के ऊपर। आप कुछ बता सकते हैं हमें, क्या क्या स्पीसीज आपने देखी स्नेक्स की, कितनी टोटल स्पीसीज आपने रिसर्च की हैं? ये जो टॉपिक है स्नेक्स का, ये एक मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो कि लोग रिसर्च इसके ऊपर करते नहीं है, क्योंकि देयर आर सो मेनी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू स्नेक्स। लोग स्नेक से डरते हैं अगर हम बात करें। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर काम लोग बहुत कम करते हैं और लोग करना पसंद भी नहीं करते हैं। तो दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक पर इतना कम काम था कि दिल्ली में जो प्रॉपर चेकलिस्ट है कि कितनी स्पीशीज है वो भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो उसमें मैंने दिल्ली में टोटल 23 स्पीशीज डॉक्यूमेंट करी हैं, जिसमें से 8 पहली बार दिल्ली से दर्ज की गई हैं। और उसके अलावा हम दिल्ली के अंदर क्या क्या हॉटस्पॉट हैं, कहाँ पर स्नेक इनकाउंटर ज़्यादा होते हैं, क्या ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब आप कह सकते हो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स ऐसे क्या होते हैं जो कि जिससे स्नेक वहाँ पर आते हैं या फिर इतनी ज़्यादा साइटिंग होती है उनकी, और क्या चीज़ें हैं जो स्नेक को अट्रैक्ट करती हैं, और ये सारी चीज़ें मेरी रिसर्च के बारे में। तो आप हमें कुछ इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि आपने ऐसा क्या नया देखा उसके अंदर? अभी क्योंकि मेरा भी रिसर्च पब्लिश नहीं हो चुका है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, हाँ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। तो सर मैं आने वाले टाइम में जैसे वो पब्लिश होगा तो यू विल सी एवरीथिंग। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे एक चीज समझनी है कि जैसे कि मैं हूँ या कोई भी है, वो इंसान सोचता है चलो यार पीएचडी कर रहे हैं तो किसी इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, आप कहाँ सांपों में चले गए? मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अच्छा। यस, मैं मतलब बचपन से एक नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी जैसे चैनल्स को बहुत ज्यादा देखा करता। पूरे टाइम में मैं उसी आपने बचपन में नागिन देखकर तो आप इंप्रेस नहीं हुए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मस्त जोक मारा रे। तो सो आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू एनिमल्स, और जिसमें से रेप्टाइल्स ने मुझे खासा प्रभावित किया था, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच पीपल डोंट नो मच अबाउट, और लोग डरते हैं। पर जैसे जैसे अगर आप ये रेप्टाइल्स को समझने लगोगे, दे आर सो गुड फॉर आवर इकोसिस्टम, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, जो कि आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो यू विल फेल इन लव विद देम, दीस स्पीशीज। गौरव जी, जब मैंने सुना था ना कि आप आ रहे हो, तो मुझे लगा था कोई होंगे 40-45 साल के अंकल जी। आप तो भाई हो यार। आप तो हमारी उम्र के। थैंक यू सो तो आप मतलब प्रोफेसर के अलावा आप भी कुछ और काम करते हैं? जस्ट एक प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं बस? मैं पढ़ाता हूँ अभी, और उसके अलावा मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है। ओके। और मैंने अपने ही स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है ब्रंट के नाम से। तो ब्रंट मैंने क्यों स्टार्ट करी, और उसके लिए भी पीछे एक छोटा सा एक कारण है। आज की डेट में जो मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और मैंने देखा है कि हमारी जो जेन ज़ी जनरेशन है, उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। प्लस पॉइंट आई अप्रिशिएट कि दे आर रियली टेक सेवी, टेक्नोलॉजी में उनका बहुत अच्छा खासा रुचि होती है, और दे आर वेरी शार्प, ब्रिलियंट, एक्टिव, एंड और उनमें सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स अच्छे होते हैं। बट उनमें एक चीज जो देखी गई है, वो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा जो टेक्निकल इनपुट ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे जेन ज़ी जनरेशन में, आपने देखा होगा सारे आजकल की सारे जनरेशन फोन्स में लगे रहते हैं। बिल्कुल, वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्क्रॉल करते रहते हैं। So they will spend hours and hours scrolling on their Instagram feeds, TikTok, ये सब चीजें। और इस आप कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, इस गहमा गहमी में हम एक तरीके से जो जनरेशन है, इस वो कश्मकश में, हाँ, इस कश्मकश में, हाँ, एक मिनट स्टार्टिंग से बोलो ताकि बोलो आप। नहीं ऐसे आ जाएगा, वो कर देगा ना। हाँ, हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे।
तो इस कश्मकश में हम अपने जो जो जनरेशन, जो हमारी जेनजी जनरेशन है, वो हमारे जो आसपास की जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, जो बायोडाइवर्सिटी वी हैव नियर अस, हम उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं ये अगर मैं पूछूंगा कि किसी आज के डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने चाहे मतलब 24 घंटे उनके आसपास कुछ बर्ड्स भी होंगे, वो देखते होंगे, पूरे सालों भर देखते होंगे। अगर मैं उनसे किसी से भी एक पूछ लूंगा कि इस बर्ड का नाम बता दो, वो शायद बता नहीं पाएंगे। पर आप उनसे पूछोगे कि ये कौन सा यूट्यूबर है और ये कौन सा टिकटॉकर है, वो उसके बारे में आपको उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी हाइट, उसका रिलेशनशिप स्टेटस वो तक बता देंगे। तो ये मैंने ये चीज नोटिस करी है, और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि जनरेशन जी आने वाले टाइम पे हमारे वर्ल्ड को लीड करने वाली है, और इसमें बहुत कैपेबिलिटी है, पर एक देयर इज अ लिंक, जो एक मिसिंग लिंक है, there is like lost connection, there is a lost connection between them and nature. तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड दैट लॉस्ट कनेक्शन। तो वो जो सारे वायर्स जो टूट गए हैं, उसको मैं दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रंट। तो इसमें मैं क्या कराता हूँ, पब्लिक को और स्टूडेंट्स को मैं नेचर वॉक्स कराता हूँ, जिसमें मैं हर एक हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट को समझाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दीज बायोडाइवर्सिटी, दीज इकोसिस्टम आर डूइंग टू यू, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग टू अस, व्हाट इम्पोर्टेंट। यस, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हर एक बायोडाइवर्सिटी, हर एक इकोसिस्टम, जो भी हम आज की डेट में हम जो खाते हैं, पीते हैं, जो रहते हैं, सब एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो इंपॉर्टेंस है उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो एक मीडियम, आई विल से कि आई एक्ट एज अ मीडियम, You are a wire between them. yes you can say it's a connecting wire जो ब्रंट करता है। तो this is what I'm doing। और दूसरी चीज मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो ब्रंट का जो मेन एम है, उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ एक सोशल कॉज की वजह से काम कर रहे हैं। वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन फॉर कंडक्टिंग दिस नेचर वॉक। हमने बहुत सारे दिल्ली आज की डेट में आई वुड से 400 से ज्यादा नेचर वॉक्स करा चुके हैं हम आज की डेट में, दिल्ली और पूरे इंडिया में। बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना कम से कम भी लाखों होनी चाहिए हिंदुस्तान में, तब जाकर के शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आए। बिल्कुल, आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की। मैंने बहुत कम देखे हैं, मतलब कोई इंसान पेड़ लगा रहा हो या ऐसा कुछ। इवन मेरी मॉम को भी बहुत शौक है पेड़ पौधे लगाने का, लेकिन जिस फ्लैट्स में मैं रहता हूँ ना, उसमें 500 अगर फ्लैट हैं तो मेरे ख्याल से 5 से 10 फ्लैट्स में आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, बाकियों में कपड़े सूखते हैं और या छतों पे आशिकी होती है बस। गौरव जी, जैसे हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप हमें बता रहे हो, मुझे तो अभी बहुत घबराहट सी होने लग गई है कि भाई घर जाके आज मैं पेड़ वेड़ लगा लूं। अच्छा, सरकार इसके लिए क्या रोल प्ले कर रही है? कुछ कर रही है सरकार आपकी नजरों में? अंकित, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सरकार कौन है? हम ही सरकार, हम खुद हैं। हम खुद सरकार हैं। हमारे ही इलेक्टेड लोग जो होते हैं वो जाके रिप्रेजेंट करते हैं। पर आज की डेट में हमने एक ट्रेंड बना लिया है कि हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हम सरकार को गाली देने स्टार्ट कर देते हैं। चाचा एमएलए हैं हमारे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो मैं ये कहूंगा कि हमें एक अपनी एक जिम्मेदारी एक समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर बोले तो सरकार पॉलिसीज निकालती है, उसको फॉलो करना हमारे कर्तव्य है। और जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी जुलाई 2022 में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुई, पर उसको फॉलो करना किसका काम है? हमारा होगा। पर आपने देखा होगा कितना हम लोगों ने फॉलो किया उसको। हम कुछ टाइम आपने देखा होगा अभी भी लोकल मार्केट्स में सर्व होती है सर। मैं ये बोलूंगा कि हम मांगते हैं, हम खुद मांगते बिल्कुल, हम खुद मांगते हैं। जाएगा। यस हम खुद मांगते हैं। अगर वो बोलेगा कि नहीं ये बैन है तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, तो ये करप्शन है। तो इसमें अब आप बताओ कि इसमें सरकार का क्या वो है? हमें उसको फॉलो करना है, हमें जिम्मेदारी से फॉलो करना है। दूसरा मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपने सुना होगा पीयूसीसी सर्टिफिकेट के बारे में, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। तो पीयूसी सर्टिफिकेट एक सरकारी वो है कि आपकी गाड़ी पॉल्यूट ना करे, और उसका एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि अगर इससे ज्यादा एमिट कर रही है तो वो फेल है, आपकी गाड़ी फेल है, राइट। और आपको अगर आपको पीयूसी, आपके मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास गाड़ी में, तभी आप गाड़ी चला सकते हो।
मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा मेरे साथ। मैंने अब एक बार मेरा गाड़ी में पीयूसी सर्टिफिकेट वो फेल हो रहा था, तो मैं गया और वो फेल दिखा रहा था, तो उसने मुझे ये बोला कि सर 200 रुपये दो और मैं पीयूसी आपका सर्टिफिकेट पास कर दूँ। तो आपने कराया? मैंने नहीं कराया, मैंने अपनी गाड़ी ठीक कराई कि उसमें क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही थी। पर मैंने कराया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी पीपल हु डू दैट। तो हमें एक जिम्मेदारी की तरफ से, क्योंकि हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते, हमें खुद से हम अपने लेवल पर एक क्या कर सकते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, पेड़ पौधे लगाना अगर हम बात करें कि सरकार कर सकती है, पर उसका ख्याल हमें रखना। ठीक है, तो मैं वही कहूंगा कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें सिर्फ सरकार के ऊपर चीजें नहीं थोपनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सर जैसे आपने बताया बायोडायवर्सिटी के बारे में इतना कुछ, और आपने रिसर्च भी की हुई है स्नेक्स के बारे में, तो स्नेक्स क्या रोल प्ले करते हैं बायोडायवर्सिटी? अंकित, जैसे मैं बता रहा था आपको पहले भी कि हर एक जो एक स्पीशी होती है उसका एक रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये जो स्नेक्स जिसके ऊपर मेरा काम है, मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट बोलता हूँ कि अगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बटरफ्लाई की वजह से हमें खाना मिलता है। ठीक है, तो ये जो अगर हमारा ये जो स्नेक्स हैं ये हैं सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर फूड, ये हमारे खाने के चौकीदार हैं। क्योंकि अगर ये स्नेक्स ना होंगे तो हमारा खाना हम तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे जो खाना है मेनली दीज आर द क्रॉप्स, जो हम फसलों के बारे में बात करते हैं, अनाज के बारे में बात करते हैं, तो ये आता है खेतों से जी। और इन फसलों के, इन अनाजों के सबसे बड़े दुश्मन हैं पेस्ट, जिनमें आप बात कर सकते हो चूहों की, स्क्विरल्स की, कुछ बर्ड्स की, जो अनाज डिस्ट्रॉय करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में चूहों की, जिसको पेस्ट पॉपुलेशन जैसे बोलते हैं, चूहों की संख्या आज की डेट में हमारे पूरे जितने ह्यूमन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में उससे ज्यादा है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? यस। और अगर इनको हमने फ्री एक्सेस दे दिया तो हमारा खाना ये कुछ ही महीनों में खत्म कर सकते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन पे जो कंट्रोल कर रहा है वो स्नेक्स हैं, ताकि हमारा खाना हम तक पहुंचे। तो दे आर द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आवर फूड। तो वी शुड रिस्पेक्ट दीज क्रिएचर्स इन दैट वे। और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। और जितनी भी मतलब जैसे प्लेग है, इस तरह की बीमारियां हैं, उनके जो पॉइजन निकलते हैं उनके माउथ से, उससे भी काफी मेडिसिन क्रिएट की जाती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि लोग ये मुद्दा बहुत उठाते हैं कि स्नेक से बहुत ज्यादा ह्यूमन डेथ्स होती है, पर ये डाटा कोई नहीं दिखाता कि उनसे, स्नेक से जो उनके पॉइजन से जितनी लाइफ सेविंग ड्रग्स बनती हैं उनसे कितनी जानें बचती हैं, विच इज मल्टीपल फोल्ड्स इन कंपैरिजन टू दोस जितनी जानें जाती हैं। यस। तो मैं ये बताऊंगा बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो स्नेक वेनम से बनती हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो वो डाटा शायद हम दिखाते नहीं है उस तरीके से, तो मैं ये भी बताना चाहूंगा। मैंने देखा है फॉरेन में तो स्नेक को खा भी जाते हैं। मैं रिसेंटली थाईलैंड विजिट किया था मैंने। yes there are so many countries. yes, snake soup, this is very unfortunate. और रेड सूप, बैट सूप, yes, और छिपकली डंडी में लगा के सेक रहे थे वो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो कि मैंने आपको जैसे बताया था कि जहां हमने फूड चेन के साथ खिलवाड़ किया है तो हमें उसका भुगतान आपने देखने को मिला है। तो शायद अभी वो चीज ये समझ ना पा रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में दे विल गेट अ गुड आंसर टू दैट। जैसे आपने बताया एनवायरनमेंट के लिए पॉलीथीन कितनी हार्मफुल है, और सरकार इसके ऊपर काम भी कर रही है, पॉलिसीज भी निकालती है सरकार इसके ऊपर, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं जैसे लिक्विड कोई चीज है वो तो पॉलिथीन में ही सर्व होगी। मिल्क हो गया, कुछ पानी की थैलियां भी मिलती हैं, वाटर बॉटल्स भी प्लास्टिक की होती हैं, इवन जो हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरे, मतलब जितने भी हम चिप्स खाते हैं वो भी पॉलिथीन में ही पैक होकर के आते हैं। सरकार इनके अगेंस्ट क्यों नहीं कुछ मतलब करती, कोई पॉलिसी इनके लिए क्यों नहीं निकालती है? सरकार अपना, देखिए अभी मैं इसमें साइंटिफिक इंटरवेंशन की ज्यादा जरूरत है आज की डेट में। अभी बहुत सारी रिसर्च ऐसी हो रही हैं जिसमें जो रिसर्चर एक ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी
डिस्कवर हुए हैं जो कि प्लास्टिक को डिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी थोड़ा सा इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर आने वाले टाइम में शायद हम कुछ ऐसा मटेरियल बना पाए जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाए। तो वो उसका हम सभी वेट कर रहे हैं। बट अभी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट उसका मेन सॉल्यूशन यही है कि हम जितना कम यूज कर सकें और जितना मतलब एक्सेसिव यूज ना करें, जितना हम कम कर सकें, दैट विल बी द लाइक बेस्ट पार्ट। ओके तो अंकित, मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। जी सर, जी सर। कोई आज छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया। क्या बात है। कोई आज छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने सालों पहले एक पेड़ लगाया है। तो आपने सुना, आप भी घर में पेड़ लगाइए ताकि आपके बच्चे उस छाया में बैठ सके। धन्यवाद।